नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। हम कई मुद्दों पे हमेशा बात करते आए हैं, राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो। आज हम एक विशेष मुद्दे पे बात करेंगे। मुद्दा है हमारे बीच माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का। कैसे हम इस चीज को समझे कि जिस तरह से कोर्ट ने बेल दे दी और सडनली ईडी ने उस पे ऑब्जेक्शन कर दिया। तो इन सारे मुद्दों पे हम बात करने के लिए हमारे साथ आज बुला रही हूँ मैं माननीय विवेक यादव जी को। यादव जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी विवेक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से राउस कोर्ट से बेल मिलती है, जमानत मिलती है अरविंद केजरीवाल जी को, और एकदम से ईडी ईडी जिस तरह से ऑब्जेक्शन करती है कि ये बेल जो मिली है वो फर्जी है या गलत है, जिस तरह से भी हम इसको देखें, जो ये फर्जी शराब घोटाला जिसका केस पिछले 1 डेढ़ सालों से दिल्ली में चल रहा है और जिसके तहत सत्येंद्र जैन जी या मनीष सिसोदिया जी या अरविंद केजरीवाल जी पिछले 8-10 महीनों से जेल में है। तो इसमें ईडी का एकदम से सामने आना और ईडी के कंधों पे रख करके सरकार जिस तरह से इसमें राजनीति अपनी रोटियां सेक रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे देख रहे हैं इसको? जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल राउस एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है। इससे पहले उनको चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत। अब पूरा मामला ये है क्या, इस पे बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। इसमें कोई दम है या नहीं है, या पूरा एक षड्यंत्र है। और षड्यंत्र इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अभी तक इसमें कुछ ठोस ईडी पेश नहीं कर पाई है। तो पूरा का पूरा एक रटी रटाई कहानी वो हर बार कोर्ट के सामने लेकर के पेश होती है और समय पास करने के लिए वो प्रयास करती है किसी तरह से इसको टाइम और बढ़ाया जाए आगे। तो इसपे तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट से भी हो चुकी हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट में कल जो लोअर कोर्ट है उसकी वैकेशन बेंच ने न्याय बिंदु जो माननीय जज थी, उन्होंने कल जमानत दी अरविंद केजरीवाल जी को, नियमित जमानत दी। अब ईडी इसको लेकर पहुंच गई हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में अभी चल रही है सुनवाई, जिस समय आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आप समझ लीजिए कि हाई कोर्ट में भी ईडी को फटकार पड़ रही है, बराबर सवाल खड़े कर रहा है हाई कोर्ट, और कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ भी ठोस एविडेंस नहीं है ईडी के पास। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल जी के लिए काम कर रहा था या उनके उस पे एक्ट कर रहा था, ये भी कहीं अभी साबित नहीं हुआ। गोवा में 100 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कह रहे हैं चुनाव के 2 साल के बाद, और उसमें कोई मनी टेल आप दे नहीं पा रहे हैं। तो बराबर आर्ग्यूमेंट चल रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम हाई कोर्ट में ईडी घिरता हुआ नजर आ रहा है, और ईडी के पास तर्क नहीं है, दलीलें नहीं है। हाई कोर्ट ने भी, क्योंकि कहा गया एक न्यायिक प्रक्रिया है हमारे यहाँ कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप अपर कोर्ट जा सकते हैं। तो सेशन कोर्ट में जब कल वहाँ वैकेशन बेंच ने अपना फैसला सुनाया तो वो आज हाई कोर्ट चले गए आनंद फानन में। सबसे बड़ी चीज देखिए मुस्कान जी कि इसके पीछे की छटपटाहट आखिर है क्यों, छटपटाहट का कारण क्या है। तो उसको लेकर के संदेह खड़ा होता है। ईडी मतलब पार्टी बनी हुई। एक तरफ आप देखिए कि नीट की परीक्षा में तमाम सारी धांधली के आरोप हुए लगे, और उसमें पैसे के लेन देन की बहुत सारी बातें आ रही हैं। कल मैं किसी से बात कर रहा था तो एक बात ये चल रही थी कि नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया, नीट की परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि जी, तो उनका कहना ये था कि नेट की परीक्षा जो होती है वो उसमें बहुत ज्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, 2-2.5 लाख रुपए का इन्वॉल्वमेंट होता है, और वो छोटे स्तर पर होता है। लेकिन नीट में जो इन्वॉल्वमेंट होता है पैसे का, वो बताया गया 50 से 60 लाख। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, बच्चे भी आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारे इस पे जांच एजेंसी जांच कर रही है। पटना में भी केस चल रहा है और वहां पकड़े गए लोग, पैसे का भी कुछ लेन देन सामने आ रहा है। तो वो 50-60 लाख रुपए का एक बड़ा अमाउंट होता है जो एक एक बच्चे के खाते में जाता है, लिया जाता है उनसे। तो चेक पकड़े गए हैं गुजरात में।
तो इसमें नीट की जी परीक्षा अगर खारिज की जाती तो आप यहाँ समझ लीजिए, चूंकि ये संदर्भ दूसरा है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि नीट की जी परीक्षा अगर खारिज की जाती तो एक बड़ा रैकेट सामने आता, बड़े रैकेट का खुलासा होता, लेकिन और वो सामने रैकेट आता है। में जी कौन जी कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि 60 लाख रुपए की रकम जी बड़ी रकम होती है और वो तो इस तरह से छोटे प्लेयर्स जी नहीं ले सकते हैं जब जी तक उनके जी ऊपर जी बड़े लोगों का हाथ ना हो। जी तो इसमें नीट जी इसमें मेरा कहना ये है कि वो नीट की परीक्षा पे टालमटोल केवल इसलिए चल रहा है कि उसमें बहुत बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और वो सामने आएगा तो बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। हमारा जी कहना केवल ये, इस संदर्भ को मैं क्यों लाया हूँ अरविंद केजरीवाल जी के जी प्रकरण के बीच में, इस संदर्भ को लाने का कारण केवल ये है कि आप देखिए कितने सारे स्कैम इस देश के अंदर हो रहे हैं, पैसे का लेन देन इस देश में जी तमाम सारा उसके मनी ट्रेल जी सामने हैं, चेक बिल्कुल मिल रहे हैं, कैश मिल जी रहा है। ईडी की छटपटाहट केवल और केवल एक ऐसे तथाकथित शराब घोटाले को लेकर के है जिसमें आज तक जी न तो मनी ट्रेल मिला और न ही उनको कोई इस तरह जी के कोई सबूत मिले। पैसे बरामदगी छोड़ दीजिए, जी ट्रेल का कोई वो, अब जी ट्रेल के लिए वो कहते हैं मनी ट्रेल कहाँ है, मनी ट्रेल साबित करें तो कहते हैं नहीं, वो गवाह बोल रहा है, जिसको वो गवाह भी आरोपी है, उसको जमानत दे जी दी और वो गवाह, आरोपी गवाह जिसको जमानत दे दी गई, वो गवाह बन जी जाता है और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ अभी मुझे पुलिस उठा ले जाए यहाँ से, और उठाने के जी बाद पुलिस मुझे टॉर्चर करे और फिर कहे कि मैं आपको तो जी छोड़ दूंगा, मुस्कान जी के ऊपर आप आरोप लगा दीजिए। भाई अपनी जी जान जी बचाने के लिए बिल्कुल मैं लगा दूंगा, लेकिन वो एविडेंस तो नहीं है ना, वो तो बिल्कुल केवल एक जी मेरा आरोप है। तो आरोप जी एविडेंस नहीं होता है और ईडी बार बार उसी आरोप को एविडेंस के रूप में साबित करने का प्रयास कर रही है। जी दूसरी चीज वो कहते हैं कि हवाला कारोबारियों का लेन देन का वो सबूत मिला है, उनकी डायरी में लेन देन का सबूत मिला है। तो सहारा की भी जी डायरी थी जिसमें तमाम सारे सबूत मिले थे, किसने किसको कितना पैसा दिया, और उसमें देश के बड़े बड़े तो नेताओं का बहुत सहारा की बहुत डायरी। बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। सहारा को अगर हम देखें, याद करें तो बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई थी, पर उस पे हमने सरकार ने ज्यादा एक्शन नहीं लिया था। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं नहीं मानता हूं किसी की डायरी में किसी का नाम लिखा होना कोई सबूत है कि उसने पैसे का लेन देन किया, सबूत लेकिन है। उसमें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उनका भी नाम था सहारा की डायरी में। जी अरे ईडी से अगर ये डायरी के आधार पर ही जांच करनी है तो आप ईडी को सहारा की डायरी की भी जांच कर लेनी चाहिए। वो डायरी आप वहां से उठा लो, उसकी जांच कर लो। किसी के डायरी में, किसी के कागज में किसी का नाम लिखा हुआ है, ये कोई आधार नहीं हो सकता, किसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई सबूत नहीं हो सकता। हाँ, सबूत का मतलब ये कि मनी ट्रेल हो, कहीं से पैसे की रिकवरी हो, वो अभी तक नहीं हुई है। और सबसे हास्यास्पद चीज एक और है कि ईडी कहती है कि उसके पास पैसों के फोटोग्राफ्स हैं, नोटों के फोटोग्राफ्स हैं। अब आप जी सोचिए 50-60 करोड़ रुपए के जी बैग का फोटो लेके कह दो कि प्रधानमंत्री जी का ये बैग है और ये रिश्वत का पैसा हम्म, प्रधानमंत्री, मान लेगा कोई क्या? तो कुल बिल्कुल मिलाकर के ये मनगढ़ंत है और ये पूरा जो केस है इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की जो एक छवि बन रही थी देश में, और वो सीना ठोक के कहते जी थे, आम आदमी पार्टी जो सीना ठोक के जी कहती थी कि आम आदमी जी पार्टी ईमानदारों की पार्टी है और हम ईमानदार कट्टर ईमानदार जी हैं, जी उसको डेंट करने कट्टर का प्रयास। ईमानदार की बात है। जी जी तो कुल मिला के आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि अगर हम ऐसे देखें कि ईडी ईडी क्या राजनीतिक इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है? क्या हम ईडी को एक राजनीतिक पार्टी ही समझ लें कि भाई ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, या इनसे करवाई जा रही है? आपकी अच्छा, बातों अब से आप, ये जी, अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उनमें से जी बहुत सारे राजनीतिक दलों के मुखिया जो हैं उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के केस चले, और केस जी चलने के बाद वो जैसे जैसे डील होती जाती थी केस ठंडे बस्ते में डाले जाते रहे। बहन जी जी के बारे में कहते हैं कि वो चांदी का मुकुट पहनती हैं, चांदी की चप्पल पहनती हैं। मायावती जी की बात मैं कर जी रहा हूँ, उनके खिलाफ कितने सारे आरोप लगे और कहा क्या जी खूब धन जी संपदा जी उन्होंने इकट्ठी की, और वो देश की सबसे पाकसाफ पार्टी साबित हो रही, क्योंकि उसके खिलाफ न तो कोई सीबीआई का केस है, न कोई ईडी का केस है, न कोई केस चर्चा में है। देश में किसी जी भी पार्टी के खिलाफ कोई करप्शन के केसेस को इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा है, सबूत न होने के बावजूद भी उसको लाइमलाइट में नहीं लाया जा रहा है। उसका कारण ये है कि जी उसमें केवल ये राजनीतिक मसला है और अरविंद केजरीवाल जी से व्यक्तिगत खुन्नस हो गई है सरकार की। उन्होंने जिस तरह के खुन्नस हो स्टैंड गई है। लिए और जिस तरह के उन्होंने वक्तव्य दिए, और उन्होंने एक हम्म कहानी सुनाई, आपको भी याद होगा कि विधानसभा में उन्होंने एक कहानी सुना दी चौथी पास राजा की,
उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पास की रखा। शिक्षा के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, और सवाल ऐसे ही नहीं खड़ा कर दिया कोई शिक्षा पे सवाल, मैं आपकी शिक्षा पे सवाल खड़ा कर दूं तो अगर आप पढ़े लिखे होगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वाकई में आप अनपढ़ हो और मैं आपको अनपढ़ बोलूं, या मैं अनपढ़ हूं आप मुझे अनपढ़ बोलो, थोड़ा खराब लगेगा। तो किसी व्यक्ति से उसको पूछ दो, आप उसकी दुखती रग पे हाथ रख दो। तो अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री की दुखती रग पे हाथ रखा और उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तमाम रूलिंग पार्टीज हैं, किसी के खिलाफ कोई इस तरह के केसेस, आरोप बहुत लग रहे हैं लेकिन केसेस इस तरह से नहीं चलाए जा रहे हैं। एक केस पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है जिसमें कोई सबूत नहीं मिला, तो विशुद्ध राजनीतिक इसको बोल सकते हैं। और ये शराब घोटाला मनगढ़ंत कहानी है, कहानी से आगे ईडी बढ़ नहीं पा रहा है, कहानी से आगे बढ़े। और दूसरी चीज क्या है, इस कहानी में न कोई एंगल आ रहा है नया, न कोई मोड़ आ रहा है नया, वही कहानी हर बार लेकर के वो पेश होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, कहीं भी खड़ी होती है ईडी केवल एक कहानी सुनाती है कि आप पैसा लिया गया और उसके पैसे का लेन देन जो हुआ वो गोवा में खर्च हुआ, और कभी 100 करोड़ हो जाता है, कभी वो 100 करोड़ से बढ़ के ज्यादा हो जाता है, कभी 100 करोड़ से कम हो जाता है, बार बार वो चेंज करते हैं, उनको यही याद नहीं रहता कि आरोप हमने कितने पैसे का लगाया था। जी जी, कुल मिलाकर ये समझ ले कि ये सिर्फ आंकड़ों का जो हेर फेर कर रही है ये सरकार अपनी आंकड़ों का हेर फेर कर रही है कि कभी कुछ बोलती है सटीक, अगर हम कहें कि बिल्कुल प्रूफ के साथ, हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है ईडी के पास कि क्या केजरीवाल जी ने जिस षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, इसका कोई सही तथ्य पे बात नहीं कर रही है। देखिए, पर्याप्त सबूतों का मतलब होता है कुछ पैसा मिलता, कुछ ऐसा पैसा मिलता जिसका वो हिसाब न दे पाते। मतलब आप सोच लो कि 2-4 लाख रुपया भी मिलता और अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापे पड़े हैं, 2-4 लाख रुपया भी मिलता, वो पर्याप्त था, जरूरी नहीं था कि 100 करोड़ रुपया ही मिलना चाहिए था। 2-4 लाख रुपया भी उनके घर से ऐसा मिलता जो संपत्ति को वो कहीं बता ना पाते कि हमारे ये पैसा आया कहाँ से है, जिसको कहते हैं कि उसका सोर्स अगर वो न बता पाते तो वो प्रूव होता कि कहीं ना कहीं इनके पास काला धन है और ये पैसा ज्यादा बड़ा भी हो सकता था। लेकिन एक वो जो आम आदमी पार्टी का दावा है, जो अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और उनके लोग वकील जो उनके हैं लॉयर्स बार बार कहते रहे कि एक चवन्नी का भी कोई भी साबित नहीं कर पाए प्रूफ के कहीं से अवैध तरीके का पैसा या प्रॉपर्टी उनके पास से मिली हो। इसलिए लगता है, और पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव बनाने का प्रयास ये है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान है। ये बीजेपी बार बार ये प्रयास कर रही है। लेकिन मुझे ये लगता है ना, जब आप किसी चीज की अति कर देते हैं मुस्कान जी, जब किसी चीज की अति कर देते हैं तो आप खुद ही एक्सपोज होने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पॉइंटेड बोले और सीमित बोले। जब आप ज्यादा बोलते हैं और बड़बोलेपन में आप खुद को एक्सपोज करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी कई बार बोलते बोलते जवान लड़खड़ा जाती है और वो उनकी खुद की जवान लड़खड़ा जाती है और ज्यादा बोलने के चक्कर में वो गुरु नानक देव, कबीरदास और सबको एक साथ बिठा देते हैं जिनका अंतराल कई वर्षों का है, उनके 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 पैदा होने का और उनके जो इस धरती पे अवतरित होने का जो अंतराल है वो एक लंबा अंतर है उन दोनों के बीच में। तो गुरु गोरखनाथ और बाबा नानक और कबीर सबको एक साथ बिठा के कहते हैं कि यहाँ चर्चा की है। तो बड़बोलेपन में हमेशा आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं। तो ईडी जितना बड़बोलापन कर रही है और इसमें जितनी छटपटाहट दिखा रही है, तो ईडी बेनकाब हो रही है, और ईडी के साथ साथ ये सरकार बेनकाब हो रही है, क्योंकि ईडी की छटपटाहट ये साबित नहीं सरकार का कोई राजनीतिक उद्देश्य छिपा है, और ईडी को वो इस्तेमाल, कहने को वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो स्वायत्त संस्था है, लेकिन सबने देखा है कि ईडी के जो पिछले डायरेक्टर थे उसको इस सरकार ने 3-3, 4-4 बार एक्सटेंशन दिया, कोर्ट से फटकार पड़ने के बाद उनको एक्सटेंशन दिया, और जब ज्यादा तनातनी हुई कोर्ट के साथ तब वो उनको हटाया गया। ईडी का डायरेक्टर नियुक्त करती है सरकार, नियुक्त करती है, तो सरकार की कठपुतलियां हैं ये सारी एजेंसी। और इसको बोल भी चुकी सीबीआई को, कहा था कि पिंजरे में कैद तोता है सीबीआई, केंद्र सरकार का तोता है, पिछली यूपीए सरकार में बोला गया था इस तरह का। तो हम ये भी समझ लें कि जिस तरह से ईडी बार बार ऑब्जेक्शन कर रही है कोर्ट के और संविधान के फैसलों पे, अपनी जबरदस्ती की हम इसको ये कह सकते हैं कि अपना जबरदस्ती कर रही है, तो देश की जनता के लिए तो संविधान सर्वोपरि है। तो इसका मतलब है कि ये गंभीरता, संविधान की गंभीरता को नहीं समझ रही है ईडी या बीजेपी।
हम इसको भी समझे, क्या ये एक संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है? कोर्ट के फैसलों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? कोर्ट तो हमारे लिए सर्वोपरि है, देश की जनता के लिए सर्वोपरि है कोर्ट और संविधान। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज का सवाल उठ रहा है, देश की जनता, दिल्ली की जनता इस चीज से आहत हो रही है कि क्या राजनीति के लालच में बीजेपी ईडी के आड़ में संविधान को हर तरह से गलत कर रही है, या संविधान के साथ एक ऐसा अत्याचार कर रही है जिसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप इस बारे में कैसे सोच रहे हैं? मुस्कान जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने उठा दिया। संविधान को लेकर के पूरा चुनाव ही लड़ा गया। ये पिछला चुनाव हुआ, लोकसभा का 18वीं लोकसभा का चुनाव, हमने देखा है सर कि ये पूरा लोकसभा चुनाव जो हमने नजरों के सामने से जो गुजरा है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। और अगर हम बात करें कि हम आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और कोर्ट उनको बेल देती है, सीएम अरविंद केजरीवाल जी को, और संविधान को ताक पे रख रहे हैं हमारे बीजेपी के नेता, या मैं ईडी के आड़ में कहूं या सीबीआई के आड़ में, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है हमारे लिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जब सरकारी एजेंसियों को और स्वायत्त सरकारी संस्थाओं को आप किसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो आप संवैधानिक संस्थाओं का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप संविधान के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कोर्ट का अपने काम करने का तरीका है। कोर्ट में जो जजमेंट आएगा या जो भी न्याय होगा वो जांच एजेंसी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। जांच एजेंसी उसको टाल सकती है, लंबा टाल सकती है, जो टाल ही रही है ईडी, बार बार उसको टालने का काम कर रही है, प्रयास कर रही है। तो वो जो संविधान में अलग अलग प्रावधान है उनका फायदा लेकर के वो उसको लंबा खींचने का प्रयास करते हैं। कोर्ट की अपनी मजबूरियां होती हैं। दूसरी ये, कभी कभी ये भी देखा गया, कोर्ट में भी इंसानी होते हैं, हमारी और आपकी तरह, उनके भी दिल होते हैं और उनके भी संबंध होते हैं समाज में, और वो भी एक विचारधारा से प्रभावित होते हैं। लेकिन न्यायपालिका में, खासतौर से हमारी भारत की जो न्यायपालिका है और सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बहुत हद तक अभी अपनी जगह मजबूती से खड़ा है। अब आपने जहाँ संविधान की बात की, तो मैं आपको बताऊं कि जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि पिछला चुनाव ही पूरा संविधान के ऊपर लड़ा गया है, संविधान बचाने को लेकर के लड़ा गया है। तो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि नहीं, संविधान से हम तो बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने संविधान की पुस्तक को चूमा और उसके ऊपर माथा टेका और पता नहीं क्या क्या। वो उनका एक स्टाइल है, वो उनकी एक आदत है, वो इस तरह का करते हैं। मतलब वो जिसके चरणों में भी कह सकते हैं। जैसे पहली बार जब पीएम मोदी जी जब पीएम बने थे, तब उन्होंने संसद की सीढ़ियों पे मत्था टेका था, और फिर उसके बाद बीच में अभी जब नया संसद का उन्होंने विस्तार किया और जब वहां गए तो एक कुछ नई क्रिएटिविटी करने की कोशिश की, जनता ने उनको अप्रिशिएट भी किया, और फिर वापस, क्योंकि संविधान बहुत ताकत रखता है अपने आप में, वो संविधान वापस से उन्हें संविधान को ही नतमस्तक होना पड़ा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। नहीं, मैं मुस्कान जी कुछ और बात कहने जा रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी की आदत है, जिनके चरणों में शीश नवाते हैं उन्हीं की टांगे उठा के उनको गिरा लेते हैं। जैसे उन्होंने देखा अपने गुरु आडवाणी जी को बड़ा प्रणाम करते थे झुक करके, और उन्हीं को उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में डाल के और उनको बिल्कुल साइड कर दिया। दूसरा, किसकी पीठ पे हाथ रखते हैं तो आप मानिए फिर उसका तो फिर बिल्कुल बाजा बज जाता है। जैसे उन्होंने हरियाणा गए और जाकर के खट्टर जी की पीठ पे हाथ रखा और उन्होंने खट्टर जी को आशीर्वाद दिया, और दूसरे दिन खट्टर जी की कुर्सी चली गई। तो ये तो सब उनका अपना स्टाइल है, शीश नवाना और ये करना। वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत करते हैं मैसेज देने के लिए। लेकिन संविधान पे वाकई कोई खतरा हो सकता था क्या अगर 400 सीटें या ज्यादा सीटें आ जाती इनकी तब? तो मैं आपको बताऊं कि थोड़ा वापस लौटना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने ये पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा संविधान को अपने अनुसार, अपने लिए काम लिया है संविधान से, और तोड़ मरोड़ के उसको अपने हिसाब से बनाने का प्रयास किया है। चूंकि बात दिल्ली की चल रही है, तो दिल्ली से एक आप उदाहरण ले लीजिए। जब उनके पास तो पूरी ताकत भी नहीं थी, उनके 302 लोग थे, और यूपीए मिला के 350 नहीं था, वो सॉरी एनडीए मिला के 350 नहीं था। राज्यसभा में उनकी ताकत नहीं थी, उनको बीजू जनता दल का सहारा लेना पड़ा, उनको टीडीपी का सहारा लेना पड़ा। और वो मसला मैं जो आपको याद दिला रहा हूँ, वो संविधान के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ था। विश्वासघात हुआ था। लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री की जो एक्टिविटी है
जी कि देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता को लेकर के संघर्ष है अजीब तरह का, जी जी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास आखिर ताकत है क्या। जी तो ये लेकर के दिल्ली की सरकार वहां एलजी और दिल्ली में तनातनी, और एलजी छोड़ दीजिए आप कहें तो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा वो तनातनी दिल्ली सरकार के साथ है। जारी है, जी बिल्कुल चल रही है। दिल्ली की सरकार चली जाती है केंद्र कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में वो डालती है कि भाई हमारे पास तो कोई अधिकार ही नहीं है, कोई ताकत ही नहीं है, और हमें जनता ने चुना है, और जनता जी की भावनाओं के अनुरूप अगर हम काम नहीं कर पाएंगे तो जनता ने जो हमको वोट दिया उस वोट का अनादर होगा। जी तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने ये फैसला किया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सारे अधिकार हैं, जी केवल जमीन, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब हम्म चीजों को छोड़ करके दिल्ली की जी जमीन दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती है, दिल्ली का जी लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली के अधीन नहीं आता, और दिल्ली की पुलिस पे दिल्ली सरकार का कोई कमांड नहीं है। जी लेकिन संवैधानिक रूप से संविधान पीठ ने व्याख्या करके बताया कि दिल्ली के अधिकारियों के ऊपर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकार है, उनका ट्रांसफर, पोस्टिंग, उनको पनिश करना, अगर वो काम ठीक नहीं कर जी रहे हैं उनका पनिशमेंट, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आना चाहिए, जी अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का। दूसरा ये है कि हर चीज में एलजी की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो जो नहीं भी है। निर्णय लेंगे, जो भी काम करेंगे, एलजी को इन्फॉर्म करेंगे, केवल जी जी निर्णय लेने के बाद एलजी को इन्फॉर्म करेंगे, एलजी इन्फॉर्म इसको करेंगे। भेजेंगे जी गृह मंत्रालय को। जी कुछ जगह ऐसा होता है कि जब कोई लेजिस्लेचर में चेंजेस होते हैं, कुछ नया कानून बनता है संसद के अंदर, वो सॉरी विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में कुछ पारित होता है, उसकी मंजूरी गृह मंत्रालय से लेनी पड़ती है। साफ वर्डिक्ट हो गया कि दिल्ली के अधिकारियों को दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करना पड़ेगा, मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा, उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग और उनके पनिशमेंट का मामला सारा दिल्ली सरकार के हाथ में होगा। और जी दिल्ली की सरकार ने जो गैर जिम्मेदार अधिकारी थे या जिन्होंने बहुत लापरवाही की है दिल्ली की जनता के साथ, जिन्होंने अन्याय किया है स्कीमों को लागू करने में, उनके खिलाफ दिल्ली जी की सरकार को जैसी ताकत मिली उन्होंने कार्रवाई करना चालू किया कि भाई इनको हटाते हैं हम, नकार अधिकारियों को, काम करने वाले अधिकारियों को हम पोस्ट करते हैं। एक रात में जी ही हड़बड़ी मच गई, पूरे उसमें हड़कंप मच गया, मीडिया ने पूरा प्रोपोगंडा चलाया दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए, कि आधी रात में सचिवालय के कमरे खोले गए, फाइलें निकाली गई और अधिकारियों को जबरदस्ती हटाया जा रहा। भाई वो अधिकार मिला था, जबरदस्ती हाथ पकड़ के तो नहीं, कलम से ही हटा रहे थे जो जी दिल्ली सरकार के मंत्री थे। तो उन्होंने जी सोचा कि अब देर क्यों करना, अब तुमको ताकत मिली है, ये वैसे ही रोके हुए हैं, पिछली गवर्नमेंट को रोका, इस गवर्नमेंट को जी भी आधा रोक दिया, अब हम जल्दी जल्दी काम करते जी हैं। उन्होंने वो काम करना जी चालू किया। अब सोचिए, आप वो संवैधानिक पीठ का फैसला था, संविधान क्या कहता था, संविधान के अनुरूप क्या था कि दिल्ली की सरकार का पूरा अधिकार है, दिल्ली के ब्यूरोक्रेसी पे, दिल्ली के अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर दिल्ली सरकार का अधिकार जी होगा, उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग और उनके पनिशमेंट पे। जी इन्होंने कि हाथ से गोट जाती दिखाई दी, और लगा कि अरविंद केजरीवाल को अगर ये पावर मिल गई दिल्ली में तो शायद पूरे देश में जी एक मॉडल बन ही रहा है हेल्थ और एजुकेशन को लेके, लेकिन हाँ, बड़ा मॉडल जी बनेगा और लोकप्रियता अरविंद जी केजरीवाल की बढ़ेगी। रातों बढ़ेगी। रात इन्होंने एक नोटिफिकेशन के द्वारा सारा कुछ क्रैश कर दिया। उसके बाद वो ले आए एक अध्यादेश जी। नया बिल और पूरा संविधान में संशोधन कर दिया। आप सोचिए, तो जो जी इनके विपरीत जाएगा संविधान में, जो जो चीज इनके विपरीत होगी, इनको जब मौका मिलेगा इस संविधान से छेड़छाड़ करेंगे। लोगों को ये छेड़छाड़ नजीर है, करेंगे। लोगों के लिए जी कि संविधान के हम्म प्रति इनकी कितनी निष्ठा, कितनी आस्था है। वो केवल एक ही हम्म बात से आप याद करिए, संविधान दिल्ली में दिल्ली सरकार के हम्म फेवर में बात कर रहा था, इन्होंने उस संविधान को बदल दिया है। तो संविधान के हर पहलू को बदलने के लिए खड़े रहेंगे जिसमें जी इनके खिलाफत होगी और जो इनके फेवर में नहीं होगी। नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो ये है कि अगर अब तो सारा कुछ फैसला जो है वो कोर्ट का देखना है कि कोर्ट के डिसीजंस क्या आते हैं, किस तरह से इस पे आगे की कार्रवाई होती है। अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया, और बड़ी एक उम्मीद सी जगी थी कार्यकर्ताओं में कि जिस तरह से कल का एक न्यूज ब्रेकिंग हेडलाइंस हो रहा था कि अच्छा, सीएम इसमें भी मैं अरविंद आपको बता केजरीवाल। दूं मुस्कान जी के आम आदमी पार्टी के जी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना चालू किया, मीडिया के पेट में दर्द होने लगा। तो होने और शुरू हो गए। वो एक जी एक मीम चल एक मीम, तमाम सारे मीम चल रहे हैं कि जी तो उसमें आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल तो छूट गया पापा, अब पापा हाँ परेशान हुए होंगे कहीं से, तो उन्होंने कुछ डायरेक्शन नया दिया होगा। तो इस तरह के मीम भी चल रहे हैं। तो नहीं चल रहे कार्यकर्ता हैं। जी खुश हुए, हर कार्यकर्ता को खुश होने का अधिकार है, और खुश इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने किसी को चीट किया, वो खुश इसलिए हाँ हुए कि हम कट्टर ईमानदार थे। हम जानते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन देश के सामने साबित होना बाकी है कि हम कट्टर ईमानदार हैं। और बिल्कुल आप यकीन मानिए बिल्कुल। कि चूंकि इस केस में कुछ जी है नहीं,
ये केवल एक समय तक है। बदनाम कर सकते हैं आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को। एक समय तक ये केवल इस नैरेटिव को चला सकते हैं। अंत में क्योंकि कोई सबूत अगर अभी तक होते तो 2 साल का वक्त होते बहुत होता है, कोर्ट में पेश करके ट्रायल चालू बहुत करा होता दिया है। होता। केवल वक्त पास, जी टाइम जी पास कर रहे हैं और वक्त निकाल रहे हैं कि जी। अरविंद केजरीवाल जी और उनके लोगों को जेल में रखा जाए और पार्टी को, आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए। बदनाम किया जाए। तो अब मनीष सिसोदिया जी की भी बात थोड़ी सी कर लेंगे कि एक उम्मीद की किरण किरण जो है वो जाग रही है जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल, और ये बहुत, जितना मैं समझ पा रही हूँ आप भी समझ पा रहे हैं, कि ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। चाहे हम सत्येंद्र जैन जी की बात करें, चाहे हम मनीष सिसोदिया जी की बात करें, सब चीजें बहुत, कहते हैं ना कि जब समुन्द्र में भूचाल आते हैं तो जो गंदगी होती है वो सबसे पहले साइड हो जाते हैं। तो स्थिरता की आवश्यकता है कार्यकर्ताओं को मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ कि जैसे जैसे चीजें शांत हो रही है, जो अच्छी चीजें हैं वो सब निकल के सामने आ जाएंगी, और जो गंदगी है, जो चीजें बहुत मीडिया कह ले, हम सीबीआई कह ले या ईडी कह ले या विपक्ष कह ले, वो सब चीजें एक तरफा होती जाएंगी और कोर्ट पे पूरा भरोसा रखना है। ये चीजें, मैसेज, इसको आप जनता को और कार्यकर्ताओं को कैसे मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, हर कल पार्टी से के कार्यकर्ता होते हैं, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपना उत्साह होता है, तो वो जी सारी चीजें चलती रहती हैं। आप समझिए कि कोई भी पार्टी, उसकी जो यात्रा जी होती है वो रेलगाड़ी की तरह यात्रा होती है। वो आती है, उसमें लोग चढ़ते हैं, लोग उतरते हैं, लेकिन उसका एक निश्चित गोल होता है और वहां तक जी उसको पहुंचना है। अच्छा भी हो जी। सकता है वो आने वाला स्टेशन, और बुरा भी हो सकता है उसके लिए। जो उसका गंतव्य है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। किसी के लिए जी हो सकता है कि हम देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे, ये हमारा गोल है, और उसकी ट्रेन चल पड़ती है उस अच्छाई के संघर्ष के लिए। किसी का जी गोल बुरा हो सकता है, वो सोचता है कि नहीं, हम तो खूब आराम से, पार्टी खूब बढ़ेगी और हम पूरे देश पे कब्जा करेंगे और हम विश्व गुरु बन जी जाए, विश्व विजेता बन जाए, उसके लिए कोई भी कंडा इस्तेमाल कर, तो उसकी रेल उसकी यात्रा पे चल पड़ती है। तो राजनीतिक जी पार्टियां जो होती हैं वो अपने अपने गंतव्यों की तरफ चलती हैं, एक रेल की तरह। उसमें बहुत सारे जी लोग चढ़ते हैं, बहुत सारे लोग उतरते हैं। मुख्य चीज ये है कि क्या वो रेलगाड़ी की गति हम्म, घटती बढ़ती भी रहेगी, क्या वो अपने गंतव्य की तरफ ही है या डीरेल हो रही है। ये सबसे जी बड़ी चीज होती है देखने वाली। तो उम्मीद करते जी हैं वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं, और इंडिया गठबंधन जिस तरह बदलती से है। बना है, तो जी अभी संघर्ष तो हमेशा रहा है इस देश में, जी और जी संघर्ष मुट्ठी भर लोगों ने ही किया है। सारा आवाम खड़ा होकर के संघर्ष करे, रोजी रोटी का मसला है, लोगों को कमाने खाने का मसला है। इस जी बेरोजगारी और भुखमरी की स्थिति में आप खूब जी। सपने दिखाते रहिए, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो हकीकत। मुझे लगता है बस इसको बस इंतजार करिए, शाम तक हम लोग शाम को फिर एक बार इस पे कोई कार्यक्रम करेंगे। शाम तक जी ये सारा फैसला हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन अभी तक जो जो ट्रेंड जो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी जो लाइव अपडेट्स आ रहा है, वो यही है कि जी। ईडी को बार बार सुप्रीम हाई कोर्ट में जवाब देना पड़ता है, जो उनके पास जवाब नहीं है। तो लगता ये है कि नहीं, बस थोड़ा वो टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर सकते हैं, टाइम इसलिए पास उन्होंने करने की डाला बात। है। हाँ, इसलिए इनकी जी फेवर में कोई बहुत कुछ होने जी वाला नहीं। देखते हैं, इंतजार जी करते हैं। जी बिल्कुल। अब इंतजार के सिवा हमारे पास और कुछ नहीं है। आपसे बात किया, बहुत सारी चीजें, मुद्दों पे आपसे बात हुई, और आपने बहुत बेबाकी से अपनी जवाब दी है, अपनी बात रखी है। हम एक शाम का इंतजार करेंगे जैसा आपने बोला, और शाम में 8:30 बजे हम कुछ नए मेहमानों के साथ कोशिश करेंगे कि बात करें नए मुद्दों के साथ, नए अपनी दिल्ली की जनता के मुद्दों के लिए, कुछ बेसिक मुद्दे जो हैं उस पे भी हम कुछ बात रखने की शाम में कोशिश करेंगे। तो 8:30 बजे कुछ नए मेहमानों के साथ हम फिर से मिलेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर, आपने अपना कीमती बहुमूल्य समय दिया, और आज की जो ये हमारी बातचीत है वो यहीं पे विराम देते हुए, और एक चीज मैं ये जरूर कहूंगी, जो अभी मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, कि सत्य, हमेशा कहते हैं ना कि सत्य की जीत होगी। वो परेशान तो हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। तो इसी के साथ एक नई उम्मीद, और कोर्ट और संविधान पे हमारा पूरा यकीन बना है, बना रहेगा। हमेशा सही का साथ दिया है और सही का साथ देते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।